कोरोना संकट के बीच पूरे देश में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और यही वजह रही कि स्कूल नहीं चल पाए और ऑनलाइन शिक्षा के जरिए उनको पढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन अब क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी कोरोना हम कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए लगातार राज्यों के शिक्षा बोर्ड भी अब फैसला ले रहे हैं और सीबीएसई ने भी पहले ही फैसला ले लिया है कि 12वीं के छात्र प्रमोट होंगे, यानी वो अब अगली क्लास में जाएंगे और परीक्षा नहीं होगी, परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी आज इसी से जुड़ा एक निर्णय लिया है और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं और जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी 12वीं की जो कक्षा है, जो 12वीं की परीक्षा है वो नहीं होगी। और आखिर ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसी विषय पर बातचीत के लिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। उनसे बातचीत करते हैं। सर, जैसा लगातार इस विषय पर ही चर्चा चल रही थी कि अब 12वीं के छात्र क्या परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आज फैसला ले लिया है। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी और आपको क्या लगता है कि छात्रों में जो तनाव की एक चीज हो गई थी वो अब दूर होगी? कैबिनेट में इस बात पर बहुत गहनता से चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की +2 की परीक्षाओं का क्या करना चाहिए। वो रद्द होनी चाहिए या किसी फार्मूले के अंतर्गत होना चाहिए। और इससे पूर्व हम सभी को याद है कि भारत सरकार ने 23 मई को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की थी और जिसमें सभी की राय इस विषय में ली गई थी और हमने भी अपनी राय दी थी। और 1 जून को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षाएं भी आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, लेकिन हम अपने बच्चों की सेफ्टी और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकते। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पेंडेमिक 2019 के कारण से हम +2 की परीक्षाओं को रद्द करते हैं और रद्द करने के बाद यह है कि कोई फार्मूला ऐसा तय करेंगे जिसके कारण से बच्चों को हम अगली कक्षा में बिठा सकें। तो ये फैसला लिया और जिस फैसले का यह है कि सभी लोगों ने, पूरे देश ने और हर प्रदेश ने स्वागत किया है। छात्रों ने स्वागत किया, अभिभावकों ने स्वागत किया, शिक्षक समुदाय ने स्वागत किया। तो उसी तौर पर यह है कि हमने भी सबसे जब राय मांगी तो उस सब के आधार पर यह है कि आज कैबिनेट ने कहा कि जो भारत के प्रधानमंत्री निर्णय लिया उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी कुछ दिनों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने भी अपना क्या फार्मूला तय होगा वो देंगे और उस फार्मूले के आधार पर अब हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या उचित लगेगा, उस आधार पर हम भी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बच्चों को प्रमोट करेंगे। सर, क्या फार्मूला जो सीबीएसई तय करेगी उसके मुताबिक ही होगा या प्रदेश ने भी अपने स्तर पर कोई फार्मूला बनाया है, ताकि हिमाचल की परिस्थितियां कुछ अलग हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी कुछ अलग हैं? देखिए, कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। और जहाँ तक परीक्षाओं के संबंध में और जो परिणाम है उसके संबंध में है तो उसमें भौगोलिक तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ व्यावहारिक बातें हो सकती हैं। अब जैसे कि जो हमने 10th के बच्चों को जो प्रमोट किया है उसमें केंद्र सरकार का और हमारा थोड़ा सा अंतर था। कारण यह है कि हमारे यहाँ पर हमने 9th की परीक्षा हो गई थी, फर्स्ट टर्म की परीक्षा हुई हैं, सेकंड टर्म की हुई हैं, प्री बोर्ड की हुई हैं, सारे प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो उसके आधार पर हमने उसको आगे बच्चों को प्रमोट करने के लिए हमने ऐसे 7 इंडिकेटर तय करके आगे बढ़ाए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भारत सरकार जो तय करेगी उसके साथ तालमेल बिठाते हुए हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में +2 के बच्चों के प्रैक्टिकल मार्च के महीने में सब हो चुके हैं और हमारा इंग्लिश का पेपर वो भी 13 अप्रैल को हो चुका है। और इसलिए यह हो सकता है कि थोड़ा 19-21 का अंतर रह सकता है, लेकिन बाकी जो फार्मूला वहाँ से तय होगा उसके आधार पर ही ये हमारे 1,10,000 के लगभग बच्चे जो परीक्षा देंगे और जिन बच्चों की परीक्षाएं भी रद्द हुई हैं इन बच्चों को प्रमोट करने का रास्ता निकालेंगे। कैबिनेट डिसीजन में एक बात और भी है कि जो छात्र अगर परीक्षा देना चाहें बाद में, जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगी कोरोना की, तो उनका इवैल्यूएशन कैसे होगा, यानी जो प्रमोट हुए हैं या जो फार्मूले के मुताबिक प्रमोट हुए हैं और जो परीक्षा देकर जो है देंगे, उनका किस तरह से बैलेंस जो है इसमें बनेगा? देखिए, इसमें तो एक खुली छूट दी जाएगी कि यदि किसी भी छात्र
या छात्रा को ये लगता है कि मेरे मार्क्स इससे भी अच्छे आ सकते थे और जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया उसके मुताबिक जितने नंबर मुझे मिलने चाहिए थे वो नहीं प्राप्त हुए, यदि उसको संतोष नहीं है तो उसमें उसको पूरा मौका दिया जाएगा। स्थिति सामान्य होने पर वो अपनी परीक्षा को दे सकता है और उसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, ये खुली छूट देंगे। सर, जो फार्मूला जो भी बनेगा, आपको लगता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, नीट है या और भी इसके लेवल की जो परीक्षाएं प्लस टू के बाद होती हैं, उसमें उनकी मेरिट बन पाएगी, या उसके लिए वो हो जाएंगे, योग्य होंगे? निश्चित रूप से उस सारी बातों पर विचार करके ही होगा और इस सब के लिए फार्मूला बनाने के लिए देश के अनेकों शिक्षाविद हैं, अध्यापक हैं, अभिभावक हैं और सब लोग चर्चा भी कर रहे और सरकारों के अधिकारी हैं, सरकारें, और बहुत गहनता से चर्चा चल रही है। क्योंकि बच्चे अब जेईई मेंस, एनईईटी, जेईई एडवांस्ड, आईसीएआर, इन सारी परीक्षाओं में बच्चों को भाग लेना और बच्चों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब वो अपने जीवन का जो आगामी जो उनका जो करियर है उसकी दिशा में उनको चलना होता है, तो निश्चित रूप से उसी हिसाब से जो सारा आकलन किया जाएगा। बाकी सर, पढ़ाई अब आगे की किस तरह से चलेगी? क्या आपको लगता है कि जैसे आज भी एक आदेश हुआ है कि आगामी आदेशों तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, तो क्या ऑनलाइन के जरिए ही पढ़ाई चलेगी या कोई और भी विकल्प जो है वो निकाला जाएगा? और इसके साथ साथ जो छात्र जो है स्कूल में आके सीख सकता है वो ऑनलाइन माध्यम से नहीं सीख पाएगा, तो इसको लेकर कैसे किया जाएगा? और सिलेबस को लेकर क्या रहेगा अब आने वाले समय में शिक्षा विभाग का निर्णय? हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में बहुत अग्रणी रहा है। गत वर्ष जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसके तुरंत पश्चात हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने लर्निंग फ्रॉम होम, हर घर पाठशाला एक प्रकल्प प्रारंभ किया और जो 9 अप्रैल को शुरू हुआ और उस हर घर पाठशाला के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को देना प्रारंभ किया। और उस सारे संबंध में हमारे अभिभावकों ने, शिक्षकों ने बहुत सराहनीय कार्य किया और उन्होंने यह भी किया कि जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रश्न था या कहीं पर बच्चों का मोबाइल नहीं थे, तो वहाँ पर हमारे अभिभावकों और अध्यापकों ने मिल करके बच्चों को रिटर्न नोट्स घर भी पहुँचाने का काम किया। लेकिन अब उसमें कुछ एक इश्यूज थे कि उसको और कैसे किया जा सकता है। बीच में कुछ स्थिति सामान्य हुई, कुछ समय विद्यालय चले भी, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर आने के बाद फिर से हमने कहा कि हर घर पाठशाला इसका फेज़ 2 प्रारंभ करना चाहिए और पिछले कल हमने उसको लॉन्च किया। लेकिन उसका काम हमने जो रेमेडियल था वो हमने 5 अप्रैल को प्रारंभ किया था और उसके पश्चात 18 मई से हमने उसको रेगुलर और क्लास वाइज हमने प्रारंभ किया था। और उसमें अब यह है कि लगातार बच्चे जो उसमें क्विज में भी भाग लेते हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और फिर उसमें बच्चों का आदान प्रदान हो वीडियो के माध्यम से, वो भी, और इसलिए जो पहले की कमियां थी उनको पूरा करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए अभी तक जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती हम बच्चों के जीवन से और स्वास्थ्य से यानी समझौता नहीं कर सकते और इसलिए यह है कि हम अभी इसमें और भी अच्छा क्या कर सकते उसको करेंगे। लेकिन अभी ये लगता है कि जो आने वाले समय में भी यदि स्थिति ठीक होती है, अगर विद्यालय जब खोलने का विचार जब भी होगा, तो तब भी लगता है कि हमको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी हमको शिक्षा जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस दिशा में हमको और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता रहेगी। सर, आखिरी प्रश्न, तीसरी लहर की बात हो रही है कोरोना की, और ये बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर वो समय हो सकता है जब ये तीसरी लहर का अटैक जो है होगा। हिमाचल में छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्री में बच्चे हैं, पहली से 5वीं के हैं या 8वीं तक के हैं, आपको लगता है कि ऐसा माहौल रहा तो स्कूल वो खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे? उनको लेकर तैयारियां पहले से ही ऐसी कोई शिक्षा विभाग करेगा? देखिए, अभी जहाँ तक शिक्षा विभाग का प्रश्न है, शिक्षा विभाग तो इस सारी बातों में तो वो लगातार संपर्क में है और हमारे लिए आवश्यक है कि बच्चों को शिक्षा भी मिलती रहे और इसलिए हमने अपने अभिभावकों से और शिक्षकों के साथ अभिभावक शिक्षक संवाद EPTM को प्रारंभ किया है। पिछले कल हमने उसका शुभारंभ किया और जिसमें लगभग 81,000 लोगों ने भाग लिया
और अभी लगातार 9 तारीख तक चलता रहेगा। और उसमें हम अभिभावक और शिक्षकों के सुझाव भी ले रहे हैं कि उनका इस सारे संबंध में क्या कहना, ताकि उस आधार पर हम अपनी आगे की बात को हम तय कर सकें। और दूसरा यह है कि अभी सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए और तीसरी लहर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारी हर प्रकार की तैयारी हो रही है। चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश में जितने MCH सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, चाहे बच्चों के लिए कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी है, और अभी ऑक्सीजन का हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। हॉस्पिटल जो हमारे पास बेड कैपेसिटी लगभग 5000 तक पहुंच चुकी है। तो इन सारी बातों का ध्यान, और ये है कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये तीसरी लहर ना आए, और यदि आती भी है तो हम इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सक्षम हैं, और तब तक हमारी तैयारी भी पूरी होगी। बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। इन्होंने कहा कि जो हालात प्रदेश में हैं उनको देखते हुए 12वीं की कक्षा के जो परीक्षाएं थी वो रद्द की गई हैं, और एक फार्मूला जो CBSE भी देगा और उसी के तहत हिमाचल प्रदेश भी देखेगा कि हम किस फार्मूले के तहत इन छात्रों को अगली कक्षा में यानी प्रमोट कर सकते हैं, उनकी जो है इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उसमें होंगी, लेकिन एक छूट छात्रों को जरूर रहेगी कि जिन्हें लगता है कि हमारी मेरिट कम बनी है वो परीक्षा देने की उनको छूट रहेगी और वो परीक्षा दे सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए प्रदीप ठाकुर। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।